हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मूवीज़ डिस्क्राइबर चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग द रिकॉल्ड मूवी की कहानी जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक कैरेक्टर से, जिस कैरेक्टर का नाम है जीसू, जो एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है। जीसू का एक एक्सीडेंट हुआ है और जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है। हॉस्पिटल में हमें दूसरा कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जो जीसू के हस्बैंड का होता है, जिसका नाम जिन होता है, जिसे वो पहचान नहीं पाती। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जिन जीसू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर घर ले आता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन को एक माइग्रेशन एजेंट से मिलते हुए देख पाते हैं। बात ऐसी है कि जिन जीसू के साथ जल्द से जल्द कनाडा शिफ्ट होना चाहता था। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जीसू एक लिफ्ट में होती है और तभी उसी लिफ्ट में एक छोटी सी बच्ची भी आ जाती और उस बच्ची के बैग की चेन ओपन होती है। जीसू उसके बैग की चेन को बंद करने में उसकी मदद करती है। तभी उसे एक विजन आता है कि उस छोटी बच्ची का एक ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला है। जीसू उस लड़की का पीछा करती है और वैसा ही होता है कि जैसा कि उसने अपने विजन में देखा था। सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। जीसू उस बच्चे को बचाने के लिए ट्रक के आगे चली जाती है, लेकिन जिन मौके पर पहुंचकर जीसू को बचा लेता है, जिसकी वजह से ट्रक भी रुक जाती है और उस बच्चे की भी जान बच जाती है। उसी रात जब जीसू सो जाती है तो हम जिन को एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। अब अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है कि ड्रीम टाउन प्रोजेक्ट के चीफ पुलिस को शिकायत कर रहे होते हैं कि उनके कंस्ट्रक्शन साइट से काफी सामान चोरी हो रहा है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है जीसू अपने बिल्डिंग के नीचे बैठकर ड्राइंग कर रही होती है। तभी उसे दोबारा वो बच्ची दिखाई देती है। जीसू उस बच्ची के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। और तभी जीसू को दोबारा से एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि उस बच्ची के फ्लैट में आग लगने वाली है। जीसू फौरन जिन को कॉल करती है और उसे ये सब समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और उस बच्ची के अपार्टमेंट में आग लग जाती है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन जीसू को लेकर हॉस्पिटल जाता है। जीसू डॉक्टर से बताती है कि वो फ्यूचर देख पा रही है। डॉक्टर उसे समझाती है कि एक्सीडेंट में सेरिब्रल कॉर्टेक्स में डैमेज होने की वजह से वो चीजों को हेलुसिनेट कर रही है और कुछ भी नहीं। जीसू को उस हॉस्पिटल में वो बच्ची दोबारा नजर आती है और वो बिल्कुल ठीक थी। जिन समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगले ही दिन जीसू जब सो रही थी तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो किसी बिल्डिंग से कूद जाती है। जीसू इस सपना को देख के घबरा जाती है और घबरा कर उठ जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस जीसू के घर आती है क्योंकि जीसू के शरीर पर चोट के कुछ निशान होते हैं जो कि एक्सीडेंट के वजह से नहीं हुए थे और इस बात को लेकर हॉस्पिटल ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया था। और डिटेक्टिव किम जीसू से पूछते हैं कि कहीं उसका हस्बैंड उसे अब्यूज तो नहीं करता है, जिस पर जीसू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जीसू लिफ्ट में होती है। तभी उस लिफ्ट में एक टीनेज लड़की भी आ जाती है और जीसू को फिर से एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि उस लड़की को कोई सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है। जीसू उस लड़की के पीछे जाती है और उसे उसके अपार्टमेंट में जाने से रोकती है और उससे कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। वो लड़की जवाब देती है कि अंदर मेरे डैड हैं और वो अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। जीसू उस लड़की का बाहर वेट करती है और जब वो लड़की दोबारा अपने अपार्टमेंट से निकलती है तो जीसू उस लड़की का पीछा करती है, लेकिन रास्ते में जीसू के ओल्ड स्कूल की एक दोस्त यूरी मिल जाती है। जीसू उसे पहचान नहीं पाती है। यूरी जीसू को आर्ट स्कूल में ले जाती है और वो उसे बताती है कि उसने 1 साल उसी आर्ट स्कूल में इंस्ट्रक्टर का काम किया था। जीसू को वहाँ उसे अपने डेस्क पर उसके हस्बैंड का बिजनेस कार्ड मिलता है। दरअसल जिम एक कंपनी का आर्किटेक्ट होता है और उस कंपनी का सीईओ होता है। अगले ही सीन में जीसू जिन के कंपनी पहुँच जाती है। वॉचमैन जीसू को बताता है 6 महीने पहले कंपनी बैंक करप्ट होने की वजह से बंद हो गई है। अब रात को जब जीसू घर पहुंचती है तो वो जिन से थोड़ा नाराज थी क्योंकि उसने जीसू को उसके आर्ट स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अगले ही दिन जीसू के लिए एक पार्सल आता है और ये पार्सल यूरी भेजती है। उस पार्सल के अंदर जीसू के आर्ट स्कूल के सारे सामान थे। जीसू को उस पार्सल में कुछ फोटोज भी मिलती है जिसमें वो किसी दूसरे बंदे के साथ दिखाई देती है। जीसू उन फोटोज को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है और जब वो अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए लिफ्ट लेती है उसी समय उस लिफ्ट में एक और आदमी आ जाता है। ये उसी टीनेज वाली लड़की का पिता था जिसको जीसू ने अपनी विजन में देखा था। जीसू उस बंदे से कहती है कि अगर उस लड़की के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। वो बंदा गुस्से में आ जाता है और जीसू को मारने की कोशिश करने लगता है। जीसू उस बंदे से बचकर लिफ्ट से बाहर आती है और जिन मौके पर पहुंचकर उसे संभाल लेता है। अब रात को जीसू सो नहीं पाती, इसलिए वो अपार्टमेंट 706 में उसी टीनेज लड़की को चेक करने के लिए जाती है। जीसू जब अपार्टमेंट के बाहर जाती है तो उसे अंदर से कुछ
कुछ अजीब आवाज़ें आती है। जीसू डोरबेल बजाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसी समय दरवाज़ा अंदर से कोई ओपन करता है और जीसू फौरन ही छुप जाती है और वो देखती है कि उस अपार्टमेंट से एक बंदा सूटकेस लेकर निकलता है। जीसू उस बंदे का चेहरा तो नहीं देख पाती, लेकिन वो उसका लॉकेट देख लेती है। अब अगले दिन जीसू यूरी के पास जाती है और उससे पूछती है कि जिम किस तरह का बंदा है। यूरी घबरा जाती है और जीसू से कहती है कि क्या उसने तुम्हें फिर से मारा है क्या? जिस पर जीसू कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है उसने। दरअसल जीसू को कुछ भी याद नहीं होता है। तो यूरी उसे बताती है दरअसल वो अपने पति जिम से डाइवोर्स लेना चाहती थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया था और जीसू को मारने पीटने भी लगा था। जीसू वापस अपने बिल्डिंग में पहुंचकर वॉचमैन से अपने उसी पार्सल के बारे में पूछती है जिसे कल वो लिफ्ट में भूल गई थी। वॉचमैन बताता है कि कल रात उसने वो पार्सल उसके हस्बैंड को दे दिया था। जीसू अपार्टमेंट में जाकर उसी पार्सल को ढूंढने लगती है और तभी उसके जिम की जैकेट से वही लॉकेट मिलता है जिसे उसने कल रात उस किलर के पास देखा था। अगले ही सीन में अब जीसू पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस को बताती है कि अपार्टमेंट नंबर 706 में एक आदमी और एक टीनेज लड़की का मर्डर हुआ है और वो जानती है कि किलर कौन है। डिटेक्टिव किम कहते हैं कि कौन है किलर। तभी वहां पर जिन पहुंच जाता है और जीसू जिन की तरफ इशारा करके कहती है यही है वो किलर। किम जिन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि जीसू यहाँ है। दरअसल किम ने जीसू के फ़ोन में एक ट्रैकिंग ऐप सेट कर रखा था। अगले ही सीन में वो दोनों उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जो कि पूरी तरह से खाली था। वॉचमैन उन्हें बताता है कि वो अपार्टमेंट काफ़ी समय से खाली है। जिन जीसू को घर ले जाता है और उससे कहता है कि वो फिर से चीज़ों को हेलुसिनेट कर रही है। 2 दिन के बाद वो लोग कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे और ये सब ठीक हो जाएगा। जिन के घर से जाते ही जीसू अपने अपार्टमेंट से निकलकर लिफ्ट में जाती है और तभी उस लिफ्ट में वही बंदा आता है जिसे हमने जीसू के साथ फोटोज में देखा था। जीसू उसका पीछा करते हुए उस बंदे के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। वो बंदा जीसू को पकड़ कर कहता है कि आज वो सब कुछ ठीक कर देगा। जीसू को फिर से एक विजन आता है जिसमें वो उस बंदे की मौत होते हुए देख पाती है। वो बंदा जीसू को 6:30 बजे तक प्रोजेक्ट साइट पर भी आने के लिए बोलता है और फिर वहां से जाने लगता है। जीसू उससे कहती है कि तुम वहां पर मत जाओ, वहां पर तुम्हारी जान को खतरा है। वो बंदा उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। जीसू अब दोबारा से जिन के ऑफिस में जाती है जहां पे उसे ड्रीम टाउन प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है। अगले ही सीन में जीसू उसी ड्रीम टाउन प्रोजेक्ट के कंपाउंड में पहुंच जाती है और उसे वहां पे उसके हस्बैंड जिम की कार खड़ी हुई मिलती है। जीसू डिटेक्टिव के पास कॉल करके बताती है ड्रीम प्रोजेक्ट साइट पर किसी का मर्डर होने वाला है। फिर वो उस बिल्डिंग के ऊपर चली जाती है जहां पर वो देखती है कि जिन उसी बंदे की बॉडी को खींचकर कंक्रीट में डाल देता है। जीसू ये देखकर फौरन वहां से भागती है, लेकिन जिन उसे वहां से भागते हुए देख लेता है और उसे पकड़ने ही वाला था। तभी जीसू उस पर चाकू से हमला करके उसे पूछती है कि वो कौन है। जीसू अपने पीछे ध्यान नहीं देती है और वो बिल्डिंग से गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उसे गिरने से बचा लेती है। उसके बाद जीसू डिटेक्टिव किम को उसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर जिन ने बॉडी को कंक्रीट में डाला था, लेकिन अब वहाँ पर बॉडी नहीं बल्कि कंक्रीट का एक डेज बना हुआ है। ये इम्पॉसिबल था कि कंक्रीट का एक डेज इतनी जल्दी तैयार कर दिया जाए, इसलिए जीसू को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। जिन जीसू को संभालता है और उसे वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव किम उसे रोकते हैं और एक हथौड़ी की मदद से जब वो उस डेज को तोड़ते हैं तो उसमें उन्हें बॉडी मिलती है। अगले ही सीन में जिन पुलिस स्टेशन में होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बंदा जो अब तक जिन बनकर जीसू के साथ रह रहा था वो जिन नहीं है, उसका नाम ली होता है। डिटेक्टिव जीसू को उसके असली घर का एड्रेस देते हैं जहां पर वो अपने पति जिन के साथ रहा करती थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जीसू अपने असली घर में होती है और हमने जिस बंदे को जीसू के साथ फोटोज में देखा था वही उसका असली पति जिन था। जिन जब उस घर में थी जीसू जब उस घर में थी तभी उसकी फ्रेंड यूरी उसे फ़ोन करके बताती है कि उसका हस्बैंड जिम उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव को पता चलता है कि उन्हें जो बॉडी मिली है वो जिन की नहीं है। जीसू अभी भी उसी घर में होती है और तभी वहाँ पे उसका पति जिन पहुँच जाता है। जीसू उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाती है और फौरन ही एक कमरे में छुप कर डिटेक्टिव को कॉल करके बताती है कि जिन जिंदा है। डिटेक्टिव के सामने ही ली बैठा होता है जो कि ये बात सुन लेता है और वो फौरन ही पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन जीसू को पकड़ लेता है और उसे पता चलता है कि जीसू को कुछ भी याद नहीं है। और अब यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि उस दिन प्रोजेक्ट साइट पर हुआ क्या था। दरअसल जिम ने पार्क नाम के बंदे से लोन ले रखा था
जिसे वो वापस नहीं कर पाता है। इसलिए पार्क जिन से उसकी कंपनी अपने नाम करवा लेता है, लेकिन जिम उसी रात धोखे से वाइन में जहर मिलाकर पार्क को पिला देता है, जिससे पार्क की मौत हो जाती है और उसकी बॉडी को कंक्रीट में डाल देता है। जिन ने जीसू को भी उसी साइट पर बुला रखा था उसे मनाने के लिए, क्योंकि जीसू उसे डाइवोर्स देना चाहती थी। लेकिन जीसू साइट पर समय से पहले ही पहुंच जाती है और जिन को ऐसी हालत में देखकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके बैग से कनाडा इमिग्रेशन की एक गाइड बुक गिर जाती है, जिसे देखकर जिन समझ जाता है कि जीसू उसे छोड़कर कनाडा शिफ्ट होने का प्लान कर रही है। जिन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो जीसू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जीसू एक रॉड से उस पर हमला कर देती है। अगले सीन में जीसू अपने भाई ली को कॉल करके वहाँ पे बुलाती है। जी हाँ, हमें यहाँ पता चलता है कि ली जीसू का भाई है। ली जिनकी बॉडी को उसी कंक्रीट में डाल देता है। जीसू ली से कहती है कि ये सब उसकी गलती है और वो उस बिल्डिंग से कूद जाती है। ली अपनी बहन को फौरन ही हॉस्पिटल लेकर भागता है और हम वहीं देख पाते हैं कि जिन मरा नहीं था, वो कंक्रीट से बाहर निकल आता है। तो मूवी अब वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है और अब जीसू को सब कुछ याद आ चुका था। जिन उस कमरे में आग लगा जीसू को वहां पर मरने के लिए छोड़ देता है, लेकिन ली वहां पर पहुंच जाता है और अपनी बहन को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। जीसू ली से बताती है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है। ली अपनी बहन से कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं कनाडा जा पाऊंगा, इसलिए तुम अकेले ही कनाडा चली जाना। और तभी उस रूम में ब्लास्ट हो जाता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जीसू हॉस्पिटल में होती है। डिटेक्टिव किम उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उसके भाई ली की मौत हो गई है और उन्होंने जिन को भी अरेस्ट कर लिया है। फिल्म के आखिरी सीन में हम जीसू को कनाडा की एक लेक के पास देख सकते हैं और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है।